गुड आफ्टरनून टू ऑल, है ना। थर्ड पीरियड है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज वुमेन एंड क्रिमिनल लॉ पर बात करेंगे, महिला एवं आपराधिक विधि, है ना। अभी अपना यूनिट 3 स्टार्ट होने वाला है आज। पर्टिकुलर एंड जनरल ऑफेंसेस, विशेष और सामान्य अपराधों के बारे में। विशेष और सामान्य अपराध, अपराध तो अपराध होते हैं। अपराध क्या होते हैं? जो कि रूल्स ऑफ रेगुलेशन लॉ द्वारा प्रिस्क्राइब्ड हैं, उनका वायलेशन किया जाता है तो अपराध की श्रेणी में आते हैं। अपराध के चरण मैंने आपको बताए थे, कैसे चलता है ना, कैसे होता है, उस आपको तब बता चुका हूं मैं, क्या अपराध कैसे होता है, उसके चरण कितने हैं, अपराध के लिए आवश्यक क्या है ना। इसको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है ना, कभी क्लास में आओगे तो पूछूंगा आप लोगों से, है ना। चलो फिलहाल तो यूनिट 3 पर बात करते हैं। इसमें जो है डाउरी डेथ है, असॉल्ट है, अननेचुरल ऑफेंसेस हैं, नेशनल प्रोटेक्शन है। तो सबसे पहले हम डाउरी डेथ नहीं लेंगे, सबसे पहले लेंगे हम असॉल्ट। और असॉल्ट मतलब हमला होता है, और हमले को समझने के पहले हमको समझना पड़ेगा बल, फोर्स। साइंस के स्टूडेंट तो जानते हैं बल क्या होता है। फोर्स माने क्या? बल। बल मतलब क्या होता है? बल वह चीज है, ऐसा मान लें अपन, जिससे हम किसी गतिमान वस्तु में स्थिरता और स्थिर वस्तु में गतिमानता ला दें। जैसे कि कोई खड़ा है, हमने धक्का दे दिया, बल है ना, उसको हमने उसकी स्थिति में परिवर्तन कर दिया, वो बल है। और कोई चीज लुढ़कती हुई जा रही है, किसी की गाड़ी जा रही है, हमने सामने से एक हर्डल लगा दिया, ब्रेकर लगा दिया और एकदम उसको रोक दिया, तो उसकी गतिमान अवस्था को और उसकी स्थिर अवस्था को परिवर्तित कर दिया हमने अपने बल से, मतलब उस प्रेशर से, तो वो बल है। तो उसको हम सेक्शन 349 के हिसाब से देखेंगे, जो आईपीसी के सेक्शन 349 में है। फोर्स पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में, क्योंकि दोनों टाइप के स्टूडेंट हमारे सामने बैठे हैं। आई थिंक force, a person is said to use force to another if he caused motion, change of motion or cessation of motion to that other, or if the cause to any substance such motion or change of motion or cessation of motion as brings that substance into contact with any part of that other's body or with anything which that other is wearing or carrying, or with anything so situated that such contact affects that other's sense of feeling, provided that the person causing the motion or change of motion or cessation of motion causes that motion, change of motion or cessation of motion in one of 3 ways hereinafter described. फर्स्ट इज बाय हिज ओन बॉडीली पावर, खुद के शारीरिक शक्ति के माध्यम से। सेकेंडली बाय डिस्पोजिंग एनी सब्सटेंस, मतलब किसी सब्सटेंस को डिस्पोज करें। जैसे कि कहूँ मैं किसी में धक्का मारूं, उस धक्के को किसी और को धक्का लगे। जैसे मैंने कहा, मैंने यहाँ से एक बॉल फेंका, बॉल जाके किसी में लगा और उसे डिस्ट्रैक्ट हो गया। जैसे कोई बॉल फेंका मैंने और किसी कार के कांच पे लगा, और कांच चल रही थी, कांच उचट के उसकी आंख में लगा और उसका बैलेंस बिगड़ा और वो जाके डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है, या उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इन सच अ मैनर दैट द मोशन ऑफ चेंज और सेशन ऑफ मोशन टेक्स प्लेस विदाउट एनी फर्दर एक्ट ऑन हिज पार्ट और ऑन द पार्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। भाई थर्डली है बाई इंक्लूडिंग एनी एनिमल टू मूव। एक जानवर जा रहा है, उसको मैंने मूव कर दिया, या कुत्ता है उसमें मैंने लात मार दी, उससे वो दौड़ के गया, किसी के सामने आ गया, या किसी को उसने काट लिया, मैंने पत्थर मारा पेड़ पे, उस पेड़ पे मधुमक्खी का छत्ता लगा है, मैंने उनको मोशन में लाया, वो अटैक लोगों पे किया, दैट इज फोर्स। एनिमल टू मूव, टू चेंज इट्स मोशन। और इसको 1 मिनट में हिंदी में और समझो, इसका ट्रांसलेशन प्योर इंग्लिश लैंग्वेज में, जो लॉ की लैंग्वेज होती है थोड़ा अलग रहती है, इसलिए हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं, यदि थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसलिए इसको सेम लैंग्वेज में सुन लीजिए। कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर बल का प्रयोग करता है, या कहा जाता है यदि वह उस अन्य व्यक्ति में गति परिवर्तन
या गतिहीनता कारित कर देता है। क्या कर देता है? गति परिवर्तन या गतिहीनता कारित कर देता है। या यदि भाई किसी पदार्थ में ऐसी गति परिवर्तन या गतिहीनता कारित कर देता है जिससे उस पदार्थ का स्पर्श उस अन्य व्यक्ति के शरीर के किसी भाग से या किसी ऐसी चीज से जिसे वह अन्य व्यक्ति पहने हुए है या ले जा रहा है, या किसी चीज से जो इस प्रकार स्थित है कि ऐसे संस्पर्श से उस अन्य व्यक्ति की संवेदना शक्ति पर प्रभाव पड़ता है, हो जाता है। परंतु यह तब जबकि गति परिवर्तन या गतिहीन करने वाला व्यक्ति उस गति परिवर्तन या गतिहीनता को एतस्मिन पश्चात वर्णित 3 तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा करता है। पहला, अपनी निजी शारीरिक शक्ति द्वारा, जैसा बताया था मैंने। दूसरा किसी पदार्थ को इस प्रकार वयन द्वारा या उसके अपने या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई अन्य कार्य किए जाने के बिना ही गति या गति परिवर्तन का गतिहीनता घटित होती है। तीसरा, किसी जीव जंतु को गतिमान होने, गति परिवर्तन करने या गतिहीन होने के लिए उत्प्रेरण करने के द्वारा। मतलब 3 कंडीशन हैं, जिसमें पहली कंडीशन खुद के बल के द्वारा, दूसरा किसी पदार्थ को वयन के द्वारा, वयन मतलब डिस्पोज ऑफ करके, और तीसरा है किसी एनिमल को सक्रिय करके। तो ये 3 कंडीशन हैं जिनके माध्यम से एक बल का प्रयोग होता है। और बल मतलब है आपने किसी व्यक्ति को किसी पदार्थ के माध्यम से, खुद के बल के माध्यम से या किसी जानवर के में परिवर्तन करके ऐसा परिवर्तन कर दिया है कि उसको गतिहीन या गतिमान कर दिया है, ठीक है, तो वो बल की श्रेणी में आएगा। तो ये बल को समझने के लिए इसमें एक एग्जाम्पल देता हूं, और बाकी आप एग्जाम्पल आईपीसी की किताब में से पढ़ लेंगे। या नदी के किनारे रस्सी से बंधी हुई नाव पर बैठा है, कार रस्सियों को खोल देता है और इस प्रकार नाव को धारा में साथ से बहा देता है। यहां अभी ये एग्जाम्पल जो है आपका आपराधिक बल का है। अभी सिर्फ मैं बल समझाने के लिए इसका प्रयोग कर रहा हूं, ठीक है। आपराधिक बल क्या हो जाएगा? जिस बल का प्रयोग हम किसी अपराध को करने के लिए करते हैं वो आपराधिक बल की श्रेणी में आ जाता है। आपराधिक बल मतलब अब जैसे बल का सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है तो सामान्य है, लेकिन उस बल का प्रयोग जब अपराध करने के लिए किया जाता है तो अपराध बल की श्रेणी में आएगा, क्रिमिनल फोर्स वो कहलाएगा। और उसकी परिभाषा हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हम इतना एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि कोई नदी में नाव में बैठा है और नाव रस्सी से बंधी किनारे पे है और कोई व्यक्ति उस रस्सी को खोल देता है, ठीक है। धोखे से खोला है तो पता नहीं है, अलग बात है, लेकिन उसने जानबूझ के इस रास्ते से खोला है कि उसकी नाव जो है नदी की तेज धारा में बह जाए, तो उसने आपराधिक बल का प्रयोग कर दिया, क्योंकि उसने उस बल का प्रयोग उस नाव को बहाने के लिए किया है और इस आशय से किया है कि उससे वो व्यक्ति, वो नाव पानी में डूब जाए या बह जाए। मतलब इंटेंशन आपराधिक हो गया, आपराधिक बल का प्रयोग हो जाएगा। वो आपराधिक बल का प्रयोग अपराध करने के लिए किया जा रहा है, बल का प्रयोग, तो वो आपराधिक बल हो गया, क्रिमिनल फोर्स हो गया। तो उसकी डेफिनेशन 1 मिनट में सुनोगे आप, सेक्शन 350 में है। जो कोई किसी व्यक्ति पर उस व्यक्ति की सम्मति के बिना, ध्यान देना, उस व्यक्ति की सम्मति के बिना, विदाउट हिज और हर कंसेंट, उन दोनों उनकी सहमति नहीं है, ये सहमति है तो फिर बल आपराधिक बल नहीं होगा। बिना बल का प्रयोग किसी अपराध करने के लिए उस व्यक्ति को जिस पर बल का प्रयोग किया जाता है, क्षति, उसको लॉस और डैमेज हो सकता है, भय, डर तो हो सकता है, क्षोभ मतलब उससे परेशान हो सकता है, वो ऐसे बल के प्रयोग से कार्य करने के आशय से या ऐसे बल के प्रयोग से संभावता कार्य करेगा या जानते हुए ऐसा करता है कि वह उस अन्य व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, यह कहा जाता है। मतलब उसने जो किया है वो क्या कहलाएगा? आपराधिक बल का प्रयोग कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? आपराधिक बल। इसको इंग्लिश में लिखेंगे क्रिमिनल फोर्स में, whoever intentionally uses force to any person without that person's consent, बिना पर्सन की कंसाइंट के, इन ऑर्डर टू द कम्युनिकेटिंग ऑफ एनी ऑफेंस, कुछ अपराध करने के उद्देश्य से, और इंटेंडिंग बाय द यूज ऑफ सच फोर्स टू कॉज और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट बाय द यूज ऑफ सच फोर्स ही विल कॉज इंजरी। उससे क्या उत्पन्न होगा? इंजरी, फियर और annoyance to the person to whom the force is used is said to use criminal force that order। मतलब क्या कहलाएगा? वो क्रिमिनल फोर्स कहलाएगा, जिससे कि भय उत्पन्न हो रहा है, क्षति उत्पन्न हो रही है और क्षोभ उत्पन्न हो रहा है। उसका एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया था, नाव में बंदा बैठा है और उसको किनारे से बंधा है, कोई उसको इस आशय से खोल देता है कि वो नदी की तेज धारा में बह जाए, उसको क्षति हो, भय हो, डर उत्पन्न हो जाए, तो और वो ऐसा कर देता है, उसको खोल देता है। खोल देता है शब्द है ना, खोल देता है, उसने उसको खोला और वो नाव बह गई, उसकी आपराधिक बल का प्रयोग हो। इसमें एग्जाम्पल कितने सारे हैं? A, B, C, D, E, F, G, H, S तक एग्जाम्पल हैं, जिनको आप किताब में से पढ़ लेंगे। यहाँ बैठ के मैं सारे आपको नहीं बता रहा हूँ, है ना, पढ़ लेना, बहुत अच्छे हैं, मजा आएगा पढ़ने से आपको, है ना। आप
बल देखा हमने और आपराधिक बल देखा। बल गतिहीन करता है, गतिमान करता है, लेकिन सामान्य रूप से बल अपने आप में कोई अपराध नहीं है। लेकिन क्रिमिनल फोर्स अपने आप में अपराध है। इससे क्या हो रहा है, आपने उसका बल का प्रयोग अपराध करने के लिए कर दिया, तो उसके लिए दंड अपन बाद में देखेंगे। तो क्रिमिनल फोर्स समझा। अब आता है आपका हमला, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सेक्शन 351 में हमला है। और हमला क्या है पहले मैं समझा देता हूं, फिर उसको अपन वैदिक लैंग्वेज में समझते हैं। हमला मतलब आपराधिक बल से पहले की स्थिति। आपराधिक बल में तो बल का प्रयोग हो ही गया, लेकिन हमले में बल का प्रयोग नहीं होता है। ये आपराधिक बल से पहले की स्थिति है। जैसे मैंने पहले भी आपको एक आधा एग्जाम्पल दिया था कि मेरे पास कोई चीज है जिसको मैं हाथ में लेके फेंक के कह रहा हूं मैं मार दूंगा, और मेरे एक्सप्रेशन ऐसे हैं, मेरा भाव ऐसा है, भंगिमा ऐसी है कि सामने वाले को लग रहा है कि सर इसको फेंक के मार ही देंगे। इट इज असॉल्ट, ये हमला है। और मैं उसको फेंक दूं, आपराधिक बल का प्रयोग हो गया। तो अब इसको हम लीगल लैंग्वेज में सुन लेते हैं पहले। जो कोई अंग विक्षेप, माने शारीरिक अंग विक्षेप हो सकता है, कोई अंग विक्षेप या कोई तैयारी इस आशय से करता है या यह संभाव जानते हुए करता है कि ऐसे अंग विक्षेप या ऐसी तैयारी करने से किसी उपस्थित व्यक्ति को यह आशंका हो जाएगी, मतलब उसको अंदर ऐसा लगने लगेगा कि वैसा अंग विक्षेप या तैयारी करता है वह उस व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाला है, वह हमला करता है, यह कहा जाता है। नाउ इट इज द इंग्लिश लैंग्वेज। इसको लिख लेते हैं। असॉल्ट whoever makes any gesture, ठीक है, or any presentation intending or knowing it to be likely that such gesture or preparation will cause any person present to apprehend that he who makes that gesture or preparation is about to use criminal force, to that person, उस पर्सन के साथ is set to commit an assault। उसको क्या कहेंगे हम, हमला कहेंगे, क्यों करने ही वाला है और उसने कर दिया तो वो क्रिमिनल फोर्स हो जाएगा। ठीक है, वहां इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है, केवल शब्द हमले की कोटि में नहीं आते। कोई कह रहा है मैं तुम्हें मारूंगा, तो ये सिर्फ अकेला आपका असॉल्ट नहीं कहलाएगा। इसके लिए क्या आवश्यक है, साथ में गेस्चर ऐसा होना चाहिए, सब प्रिपरेशन दिखना चाहिए, सामने वाले को लगे कि हाँ ये करने वाला है। तो हमने कहा केवल शब्द हमले की कोटि में नहीं आते, किंतु जो शब्द कोई व्यक्ति प्रयोग करता है वे उसके अंग विक्षेप जो गेस्चर है या तैयारियों की को ऐसा अर्थ दे सकते हैं जिससे वे अंग विक्षेप तैयारी हमले की कोटि में आ जाए। ठीक है, एक एग्जाम्पल इसमें सुनो। या अपना मुक्का का इस आशय से यह संभाव जानते हुए हिलाता है कि उसके द्वारा यह विश्वास हो जाए कि का या को मारने ही वाला है, का ने हमला किया है। तो का ने क्या किया है, हमला किया है। मैंने बताया था आपको, एग्जाम्पल और बताया था। एक महिला बैठी है जो अपनी पुरातन परंपराओं, प्राचीन परंपराओं, कुरीतियों या प्रथाओं के कारण लोगों के सामने नहीं आती, पर्दा नशीन है, और व्यक्ति कहता है मैं तेरा घूंघट हटा दूंगा। सुनना ध्यान से। तो अभी तक हमला हो रहा है, और हमला हो गया तब तक जब तक वो कह रहा है मैं हटा दूंगा, और जैसे उसने हटाया आपराधिक बल का प्रयोग हो गया। मान लो कोई व्यक्ति जा रहा है और उसके साथ हाथ में एक छाता है, और वो छाता उसके उसमें घूंघट में फंस जाता है और घूंघट उघड़ जाता है, तो क्या उसने कोई अपराध किया? उसने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि उसका आशय नहीं था। आपराधिक आशय होना आवश्यक है, आशय नहीं है, और धोखे से हो गया तो आपराधिक श्रेणी में नहीं आएगा। का एक हिंसक कुत्ते की मुखबंधनी, जो उसका मुंह पे बांधा रहता है ना कपड़ा, जो खतरनाक कुत्ते उनके मुंह पे बांध के रखाना पड़ता है, इस आशय से संभाव जानते हुए खोलता प्रारंभ करता है कि उसके द्वारा उसको विश्वास होने लगेगा सामने वाले को कि वह उस कुत्ते को आक्रमण करने के लिए उसके ऊपर छोड़ने ही वाला है, तो यह भी हमला की श्रेणी में आएगा। और मान लो कुत्ते को छोड़ दे, आपराधिक बल का प्रयोग हो गया। यहां से कहता है कि मैं तुम्हें पीटूंगा, और का एक छड़ी हाथ में उठा लेता है। यहां यद्यपि का के द्वारा प्रयोग में लाए गए शब्द किसी अवस्था में हमले की कोटि में नहीं आते, और यद्यपि केवल अंग विक्षेप बनाना जिसके साथ अन्य परिस्थितियों का अभाव हो, तो वो भी उसी कोटि में नहीं आएगा हमले की। मतलब कोई मैं तुम्हें पीटूंगा कहने से काम नहीं चलेगा, साथ में मैं छड़ी भी लेके उसको ऐसे एक्सप्रेस कर रहा हूं कि सामने वाले को लगे कि मैं पीटने ही वाला हूं, देन हमला। और पीट दूं तो आपराधिक बल का प्रयोग, हम क्रिमिनल फोर्स हो गया। तो ये याद रखना हमेशा, बल, आपराधिक बल और हमला, बल 349 में है, आपराधिक बल 350 में है, और आपका हमला 351 में है। ठीक है, फोर्स, क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट। लेकिन जो आपराधिक बल है वो हमले के पहले की स्थिति नहीं है, बाद की स्थिति है। हमला
आपराधिक बल से पहले की स्थिति है। ये दोनों चीज़ों को समझ के रखना, नहीं तो हमको क्या लगता है हमला मतलब पता नहीं क्या समझ में क्या हो गया, ऐसा लोग समझाते हैं। हमला मतलब बहुत बड़ा हमला होने वाला है, वो हमला नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमला अलग है, यहाँ लीगल लैंग्वेज में हमला है वही है। लीगल लैंग्वेज में हमला मतलब आपराधिक बल से पहले की स्थिति। तो ये 3 चीज़ें हमने समझ ली, तब हम आगे बढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे सेक्शन नंबर, इसमें कुछ बात हैं जिनको आप देख लेना है ना, आपने उसमें लिख भी देना, 1-2 बता देता हूं मैं। एक है ये वाला विजय दत्त झा बनाम सम्राट AIR 1947 नागपुर 237 का बाद है के मामले में यह निश्चित किया गया है कि किसी व्यक्ति की ओर से भरी हुई पिस्तौल लक्षित करना धारा 51 के अंतर्गत हमले का अपराध है, जिसके लिए दोषी व्यक्ति को धारा 352 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा, ना कि धारा 307 के अंतर्गत। ठीक है, भरी हुई पिस्तौल हाथ में लिया हुआ है और हिला रहा है, मैं तुझे गोली मार दूंगा, सामने भी निशान लगाने की कोशिश कर रहा है, मैं तुझे मार दूंगा, लेकिन मारता नहीं है। ठीक है, और गोली चला दे तो आपराधिक बल का प्रयोग तो हो ही गया, साथ में यदि वो व्यक्ति को लग जाती है तो हत्या में चला जाएगा, और बच जाता है तो 307 में चला जाएगा। ध्यान रखना, अटेम्प्ट टू मर्डर और मर्डर, लग गई और मर गया तो मर्डर, लग गई और बच गया तो अटेम्प्ट टू मर्डर, मारी गोली बच गया गोली लगी नहीं है तो भी अटेम्प्ट टू मर्डर। ध्यान रखना, एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एक और ले लेते हैं। भुवनेश्वर सिंह बनाम सम्राट के मामले में न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि हमले का अपराध घटित होने के लिए आवश्यक है कि आपराधिक बल प्रयोग की आशंका हमला करने वाले व्यक्ति से ही होनी चाहिए, ना कि किसी अन्य व्यक्ति से। भाई जो सामने आपराधिक बल का प्रयोग करने की धमकी दे रहा है, हाथ हिला रहा है, बंदूक हिला रहा है और एक्सप्रेशन कर रहा है गुस्से के, तो वो व्यक्ति ही करेगा, अन्य कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है। ध्यान रखना, मतलब कोई अन्य व्यक्ति ने गोली मार दी, अन्य कोई नहीं किया, तो वो वहां पे आपराधिक बल में तो कन्वर्ट हुआ है, आपराधिक बल भी है, सब कुछ है, लेकिन वो थर्ड पर्सन के माध्यम से हुआ है, तो अटेम्प्ट टू मर्डर और मर्डर सीधा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वो बल प्रयोग की आशंका हमला करने वाले व्यक्ति से ही होनी चाहिए, ना किसी अन्य व्यक्ति से। यदि का खा से कहता है कि भाई गा से उसके खा के हाथ पे तुड़वा देगा तो का कृत धारा 351 के अंदर हमले की कोटि में नहीं आएगा। मैं ये कह रहा भाई तुमने मुझे परेशान किया तो मैं तुमको अपने भाई से पिटवाऊंगा, हाथ पे तुड़वा दूंगा, ये हमले की कोटि में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पीटने वाला काम है थोड़ा दूर है, वो कहेगा, वो फिर पीटेगा। यहाँ हमले में, आपराधिक बल में हमले में क्या, सामने वो बंदूक लिया है, कोई हथियार लिया है, कोई चीज लिया है, जिसको हिला रहा है, एक्सप्रेशन ऐसे कर रहा है कि मैं तुमको इससे मारूंगा, और एक्सप्रेशन भी ऐसे हैं कि सामने वाले को युक्त आशंका हो जाए कि ये मारने ही वाला है, हमला करने ही वाला है, तब वो हमला होगा, और वो कर दे तो आपराधिक बल। ठीक है, तो ये 2 केस हैं, और कुछ में हम देख लेना, अभी इसमें और ज्यादा मैं नहीं बता रहा हूं। अपन अब आगे चलते हैं। आगे इसके 352 में, सेक्शन 352 जो दंड की बात करता है, वीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमले कर रहे हैं या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दंड। अब इसमें एक शब्द आ गया, गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा। गंभीर प्रकोपन मतलब जिस व्यक्ति ने वो हमला या आपराधिक बल की बात की है उसको गंभीर प्रकोपन दिया गया था, उसको ऐसी कंडीशन में डाल दिया गया था कि उसके पास कोई उपचार नहीं था कि जिससे कि वो हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करे। उसको ऐसी कंडीशन में डाल दिया, पता पड़ा कोई व्यक्ति उसको लगातार परेशान कर रहा है, कोई महिला को लगातार छिड़ रहा है, मना कर रहे हैं कि अब आदमी नहीं मान रहा है, तो फिर वो अपने बचाव में यदि आपराधिक बल हमले का प्रयोग करता है, ठीक है, तो फिर उसको सेक्शन 352 के अंतर्गत दंडित नहीं किया जाएगा। तो यदि नहीं करता है, माना पड़ा कोई सामान्य रूप से कोई व्यक्ति जा रहा है सड़क पे और पीछे से हम धड़ाक से उसको मारा या उसको डराया, बंदूक दिखाई और उस पर हमला किया, फिर आपराधिक बल का प्रयोग कर दिया, तो अलग बात है। ठीक है, तो दंड मिलेगा, अदरवाइज दंड नहीं मिलेगा। कोई पहले से परेशान कर रहा है, उस परेशानी के बावजूद मतलब उससे परेशान हो गए व्यक्ति ने कुछ अपना ऐसा एक्टिविटी की या हमले जैसा अपने आप को बनाया है और आपराधिक बल का प्रयोग किया है, तो दंड नहीं मिलेगा। देखें तो उसको सेक्शन को, जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग उस व्यक्ति द्वारा गंभीर और अचानक प्रकोपन दिए जाने पर करने से अन्यथा करेगा। यदि गंभीर और अचानक प्रकोपन दिया है तो अलग बात है, नहीं किया है तो करेगा, तो वह दोनों में से किसी भांति की कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक 3 मंथ की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। कितना दंड है? 3 मास तक का दंड है या फाइन है, और जो 500 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर इतना कम दंड मिलेगा? भाई दंड सिर्फ इसलिए इसके लिए मिल रहा है कि उसने आपराधिक बल का प्रयोग किया है, और इसलिए मिल रहा है कि उसने हमला किया है, हमले की तैयारी की है, हमला किया है, आपराधिक बल का प्रयोग किया है। उसके बाद जो अपराध घटित होगा वो अलग है,
ये सिर्फ इसके लिए है कि उसने इतना किया, हमला किया है या कितने बल का प्रयोग किया है, कितना आपराधिक बल किया है, कितना हमला हुआ है, हमले के बाद कितना आपराधिक बल का प्रयोग हुआ है, फिर डिसाइड अलग सेक्शन में जाएगा, अलग सेक्शन उसको डिसाइड करेगा। तो जब आरोप लगाए जाते हैं कोर्ट में पुलिस के माध्यम से, तो एक सेक्शन नहीं रहता, कई सेक्शंस वहाँ पे लगे होते हैं। जिन जिन सेक्शन के अंतर्गत अपराध होने की संभावना रही होती है या अपराध किए गए होते हैं, वो सब सेक्शन वहाँ पे लगा दिए जाते हैं। फिर वहाँ पे न्यायालय हर एक सेक्शन पे आर्गूमेंट लेता है, हर सेक्शन पे रेफरेंस लेता है, हर सेक्शन पे जिरा होती है और साक्ष्य से संबंधित दिए जाते हैं। तब जाके न्यायालय एक एक करके उन सेक्शन को हटाता जाता है, या यदि वो सिद्ध होती जाती हैं तो उनके हिसाब से हिसाब को मिला के फिर दंड देता है। और कई सेक्शन हट जाती हैं, एक ही सेक्शन बचती है तो पूरे सेक्शन के हिसाब से दंड देता है। ठीक है, तो ये सब सेक्शंस वहाँ रहती हैं। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम, जैसे मैंने आपको बताया दहेज हत्या वाले मामले में लोग सोचते हैं कि 7 वर्ष निकल जाए जीवन के हमारे पत्नी के साथ, तो फिर उसके बाद तो उसको प्रताड़ित कर सकते हैं, मार पीट सकते हैं और उसके साथ अपराध करेंगे तो कोई टेंशन नहीं है। ऐसा नहीं है। वहाँ दंड कुछ है तो वहाँ भी कोई ना कोई दंड रहेगा, और अपराध तो अपराध ही होगा। अपराध की श्रेणी में आते ही दंड की व्यवस्था की जाएगी। अपराध की व्यवस्था मतलब अपराध होते ही दंड की व्यवस्था की जाएगी, और वो जिस सेक्शन के अंतर्गत, जिस अपराध विधि के अंतर्गत वो आएगा, उसके हिसाब से उसको दंडित किया जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये हो गया है, स्पष्टीकरण हमने देख लिया है। अच्छा, इसमें कितना दंड दिया उन्होंने? 3 मास तक का कारावास, 500 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। वहाँ स्पष्टीकरण लिखते हैं, इस धारा के अधीन किसी अपराध के दंड में कभी कमी गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण न होगी यदि वह प्रकोपन अपराध करने के लिए प्रतिशत रूप में अपराधी द्वारा इप्सित या स्वेच्छा प्रकोपित किया गया हो। अब पहले जो क्लॉज दिया था पहले उन्होंने जो कहा था कि मान लो गंभीर और अचानक प्रकोपन किया गया है, तो फिर व्यक्ति ने यदि अपराध किया है तो दंड की मात्रा कम होगी या दंड नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो प्रकोपन सामने वाले ने दिया है वो प्रकोपन आपके कारण ही इप्सित था। आपने पहले उसको परेशान किया था। जैसे ए पे बी को परेशान करे, एक पहला एग्जाम्पल समझेंगे कि ए जा रहा है और बी को परेशान करता है, बी बदले में उसको हमला या अपराधिक बल का प्रयोग करता है, तो उसको दंडित नहीं किया जाएगा। लेकिन बी ने उसको पहले से परेशान कर रखा था, फिर ही ने उसको गंभीर अचानक प्रकोपन दिया था, और फिर बी गुस्से में आके उसको हमला और आक्रमण कर देता है, तो फिर दंड मिलेगा। ये ध्यान रखना है ना। जो अपराध कर रहा है ना, जो अपराध कर रहा है उसको दंड तो मिलेगा, चाहे वो पहले करे चाहे बाद में करे। लेकिन वो ऐसी कंडीशन में फंस जाता है कि उसके ऊपर प्रकोपन हो रहा है या उसको बार परेशान किया जाता है, प्रोवोकेशन किया जा रहा है उसका, तो फिर वो अपने बचाव में कुछ कर रहा है, तो फिर वो अलग श्रेणी में आ जाता है, और हो सकता है वो साधारण अपराध की श्रेणी में चला जाए, 76 से लेकर 106 ऑफ IPC। तो हो सकता है उसने कोई अपराध ही नहीं किया है। और ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा हो तो परेशान नहीं होना, क्योंकि नया है, आएगा समझ में, धीरे धीरे सब समझ में आता है। अच्छा, वहीं एक और स्पष्टीकरण लिखा, यदि वह प्रकोपन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, ऐसी बात द्वारा दिया गया हो जो विधि के पालन में या किसी लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक की शक्ति के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो। जैसे कोई लोक सेवक है, पब्लिक सर्वेंट है, कोई काम कर रहा है और आप बीच में आ रहे हैं, आपको उसने कहा या नहीं कह पाया, उसने आपको धक्का दिया साइड में हो जाने के लिए कि भाई पीछे से वाहन आ रहे हैं, ट्रक आ रहे हैं, उसका काम है ट्रैफिक पुलिस का कि लोगों को साइड में करे और एम्बुलेंस को निकलने दे, वो अपना काम कर रहा है, और उस चक्कर में उसने धक्का दे दिया। अब आपने उसको गुस्सा आ गया, आपने उस पर अटैक कर दिया, आपराधिक बल का प्रयोग कर दिया, तो वहां पे आप संरक्षित नहीं है, आपको वहां दंडित किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो अपना काम कर रहा था और काम करने के दौरान में उसने वो कृत्य किया था जो उसका शैक्षिक कृत्य नहीं था, वो अपना लीगल वर्क कर रहा था। यदि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा दिया गया हो जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो, वो अभी अपने आपको बताया, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग कर रहा है कोई व्यक्ति। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मतलब अपनी रक्षा करने का हर व्यक्ति को अधिकार है, अपनी और अपने लोगों की, बल्कि भारतीय विधि तो किसी की भी रक्षा करने को तैयार है। इंग्लैंड विधि में आप किसी और की रक्षा करेंगे तो हो सकता है आपको संरक्षित ना किया जाए, लेकिन भारत में यदि आपने किसी को संरक्षित करने के लिए कोई कार्य किया है और उस दौरान आपसे कोई अपराध हो जाता है, तो आप आपराधिक विधि, आपके जो साधारण अपवाद हैं उनके अंतर्गत आके बचाव भी मांग सकते हैं, और बचाव हो सकता है आपका कि भाई हम तो उसकी सुरक्षा करने के लिए हमने हथियार उठाए थे, सुरक्षा करने के लिए हमने अपने आप को ऐसा किया कि सामने वाले को कष्ट हो गया। प्रकोपन अपराध को कम करने के लिए पर्याप्त गंभीर और अचानक था या नहीं, यह तथ्य का प्रश्न है भाई। अब एक और इंपॉर्टेंट बात हमने कही कि जो प्रकोपन है, प्रकोपन मतलब प्रोवोकेशन,
जिससे सामने वाले को गुस्सा आ गया, वो गंभीर है या नहीं है, ये डिसाइड करना कोर्ट का काम है। कोर्ट डिसाइड करेगा कि वास्तव में ये तथ्य का विषय है। तथ्य का प्रश्न है, मतलब तथ्य क्या होता है, फैक्ट क्या होता है, अपन जब एविडेंस पढ़ेंगे तब समझेंगे, लेकिन थोड़ा समझा देता हूँ। फैक्ट मतलब जैसे है कि मैं आपको यहाँ क्लास में बैठ के पढ़ा रहा हूँ, इससे पहले सर की क्लास हुई, उससे पहले मैडम की क्लास हुई, ये तथ्य है। अब कभी मेरी क्लास पहले हो जाती है, जैसे कि जनरल स्टडीज में फर्स्ट पीरियड मेरा है, सेकंड पीरियड मैडम का है, थर्ड पीरियड किसी और मैडम का है ना। मैं यहाँ बैठा हूँ, कल मैं उस तक वहाँ बैठ सकता हूँ, परसों वहाँ बैठ सकता हूँ, आप लोग घर पे हैं, हो सकता है कोई ट्रेन में हो सकता है कोई बस में हो सकता है कोई घर की छत पे बैठ के पढ़ रहा हो सकता है ना, या हो सकता है कोई गुड्डी पे बैठ के देख रहा हो सर कैसा पढ़ा रहे हैं, 4 लोगों को दिखा भी रहा हो। ये सब क्या है, ये फैक्ट है। क्यों फैक्ट है? क्योंकि ये सब बदल रहे हैं और बदलते रहते हैं, लेकिन लॉ बदलता नहीं है। तो फैक्ट का, ये तथ्य का प्रश्न है कि वास्तव में उस समय उसकी क्या पोजीशन थी जिससे उसको अचानक को गंभीर प्रकोपन मिला और उसको अपना आपा खोल दिया और उसने आक्रमण की कंडीशन ला के सामने वाले पे आपराधिक बल का प्रयोग कर दिया। तो ये विषय क्या है, कैसे पता पड़ेगा? परिस्थितियों उसकी पता पड़ेगा, साक्ष्यों के आधार पर जब न्यायालय विचारण करेगा, ट्रायल करेगा, तो उसको वो सब चीज़ें सामने आएंगी और न्यायालय निर्णय करेगा कि वास्तव में प्रकोपन गंभीर था या नहीं। तो ये समझने वाली बात थी जो हमने आपको बताई। बल, आपराधिक बल और हमला, 3 चीज़ें हमने देखी हैं। और इसके अलावा हमने सेक्शन 352 देखा है, जिसमें गंभीर और अचानक प्रकोपन होने पर हमला आपराधिक बल के प्रयोग करने के लिए दंड की मात्रा 3 मास तक का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। जुर्माना ये 500 रुपये तक का हो सकता है, ऐसा सिद्ध किया गया है। अब आता है सेक्शन 353 जो कहता है लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोप्रत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। सेक्शन 353, assault or criminal force to deter public servant from discharge of his duty, उसकी ड्यूटी को से करने से उसको रोकने के लिए भय या हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया जाता है। तो कितना दंड मिलेगा? जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति पर जो लोक सेवक हो, लोक सेवक समझते हैं पब्लिक सर्वेंट, अथॉरिटी गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज है, वो अपने लोक सेवक लोग काम करने के लिए, उस समय जब वैसे लोक सेवक के नाते वह उसके अपने कर्तव्य का निष्पादन कर रहा है, इज डूइंग हिज ड्यूटी, अपना काम कर रहा है, वर्क कर रहा है अपना, है ना, या इस आशय से कि उस व्यक्ति को वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य के निर्वहन से निवारित करे, मतलब उसको कर्तव्य नहीं करने देंगे। पुलिस अधिकारी, पुलिस ऑफिसर किसी चोर के पीछे दौड़ के भाग रहा है, हम पुलिस अधिकारी को चोर को नहीं पकड़ने देंगे, चोर को छुपा देंगे या चोर को अदृश्य कर देंगे, या पुलिस अधिकारी को बीच में रोकने के लिए हर्डल्स उत्पन्न कर देंगे, साइकिल पटक देंगे, कोई चीज़ पटक देंगे, या खुद सामने आ जाएंगे, उससे भिड़ जाएंगे, भीड़ में जानवर छोड़ देंगे, वगैरह वगैरह, कुछ भी करके क्या आशय से उस व्यक्ति को वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य के निर्वहन से निवारित करेगा, उसको लोक कर्तव्य नहीं करने देगा, या भयोप्रत कर देगा, धमकाएगा, यदि तुमने उसको पकड़ा तो मैं तुमको मार दूंगा, तुमको मार दूंगा, तो परिवार को मार दूंगा, तुम्हारे खानदान को मार दूंगा, वगैरह वगैरह, एक भय उत्पन्न करने के लिए ऐसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में की गई या की जाने के लिए प्रयत्नित किसी बात के परिणाम स्वरूप हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से इसके वजह 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से दोनों दंडित किया जाएगा। अब दंड की मात्रा बढ़ गई है, कितना? 2 वर्ष तक का कारावास हो गया है, जुर्माना हो गया है, या दोनों से दंडित किया जाएगा, या तो 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ये न्यायालय के डिस्क्रिमिनेशन पावर पर छोड़ दिया है, विवेक पर छोड़ दिया है कि न्यायालय को परिस्थितियों के अनुसार क्या लगता है कितना दंड देना है, वो न्यायालय देगा। कितना देना है, ऐसा मतलब 2 वर्ष तक, 2 वर्ष से अधिक देने का राइट नहीं है। इंटरप्रिटेशन कितना होगा? 2 वर्ष तक की सीमा तक ही इंटरप्रिटेशन होगा, इससे ज़्यादा इंटरप्रिटेशन नहीं होगा। विवेक का दिया, उन्होंने कहा दंड है 2 वर्ष तक का कारावास है, और या कहा, या और नहीं कहा, या जुर्माना, मतलब फाइन या पनिशमेंट, या दोनों भी दे सकता है न्यायालय। तो प्रभाव ने कहा कि 2 वर्ष तक का है, तो उन्होंने कहा इससे 1 वर्ष तक का कारावास दिया जाए और 5,000 रुपये तक का जुर्माना दिया जाए, 5,000 रुपये का जुर्माना कर दिया जाए। तो ऐसा करता है न्यायालय, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ये नहीं लिखा कि कितना जुर्माना निर्धारित है, यहाँ पे नहीं है, वहाँ पे निर्धारित था 500 रुपये तक का, तो 500 रुपये की सीमा रहेगी। 3 मास तक का कारावास, 3 मास तक की सीमा रहेगी। यहाँ पे 2 वर्ष तक का कारावास, मतलब 2 वर्ष तक की सीमा है, 2 वर्ष से अधिक जाने का राइट न्यायालय को भी नहीं है, न्यायालय भी इससे ज़्यादा इंटरप्रिटेशन नहीं करेगा। और रही जुर्माने की बात, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ पे न्यायालय का क्षेत्राधिकार है कि वो चाहे कितना भी जुर्माना दे सकता है, वो भी युक्त होगा, उसके हिसाब से ही वो देगा। तो यहाँ पे अपराध की मात्रा बढ़ गई, पहले वाले में अपराध की मात्रा कम थी,
तो दंड कम था, यहाँ अपराध की मात्रा ज़्यादा है तो अपराध का दंड भी ज़्यादा है। आप देख रहे हैं ना, वहाँ 3 मास तक का कारावास है, यहाँ पे 2 वर्ष तक का कारावास है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अपराध बढ़ा तो दंड भी बढ़ा। यहाँ पे अपराध बढ़ा तो दंड भी बढ़ा। तो यहाँ अपराध कैसे बढ़ा? क्योंकि यहाँ हम लोक सेवक के काम करने से रोक रहे हैं। लोक सेवक का जो लोक काम है, अपना काम कर रहे हैं को रोकने से हम भयव्रत कर रहे हैं, या उसको दबाव डाल रहे हैं, या उसको ऐसी कंडीशन में डाल रहे हैं कि वो अपना काम ना कर पाए, वो काम नहीं करने देने जाने के लिए हम आक्रमण करते हैं, अटैक करते हैं, मतलब जिसको हम असॉल्ट कहते हैं, वो कर रहे हैं, या अपने बल का प्रयोग कर रहे हैं, तो दंड की मात्रा भी बढ़ गई है। दंड बढ़ गया कितना? 2 वर्ष तक कारावास, जुर्माना दोनों हो सकते हैं। अच्छा, ये हो गया। इसमें केस एक आध देख लेना आप, जैसे कि चंदिका राव बनाम राज्य EIR 1967 सुप्रीम कोर्ट 170 का मामला था, जो 1967 क्रिमिनल लॉ जनरल 261 में भी प्रकाशित हुआ था। ये मामले में सहायक अधीक्षक वाणिज्य करने एक दुकान की आकस्मिक जांच के दौरान दुकान के बही खाते निरीक्षण हेतु उठा लिए। ठीक है, दुकान में गया और उसने अचानक वहाँ के बही खाते दुकान के निरीक्षण के लिए उठा लिए, परंतु दुकान मालिक अभियुक्त ने सहायक अधीक्षक से इन पुस्तकों को छीन लिया। जो पुस्तकें उठाई उन्होंने छीन लिया। तो उच्चतम न्यायालय ने क्या कि अभियुक्त धारा 353 के अधीन अपराध का दोषी होगा कि नहीं होगा? भाई वो उसका काम है बही खाता चेक करने का, वो बही खाते चेक करने के लिए उसने उठाया, इसने उसके हाथ से छीन लिया। अब वो छीना, समझ लिया छीना क्यों है कि जब कुछ जरूर कुछ गड़बड़ थी इसलिए उसने छीना होगा, और छीना मतलब उसने उसके काम में बाधा डाली है, और बाधा डाली है तो उस बाधा डालने के लिए उसको वो हमले का आपराधिक बल का प्रयोग कर दिया, इसलिए उसको दंड की मात्रा मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि दोषी होगा क्योंकि सहायक अधीक्षक को राज्य बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत आकस्मिक जांच के दौरान बही खाता तथा लेखा पुस्तकों के निरीक्षण का अधिकार प्राप्त था। ठीक है, मतलब कोई भी जो अधिकारी अपनी सीमा के अंतर्गत अपने अधिकार और कर्तव्यों का पालन कर रहा है, तो उनके अधिकार और कर्तव्यों के पालन करने में हस्तक्षेप यदि कोई करता है आक्रमण के रूप में या अपराध बल के रूप में, तो वो दंडित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो 2 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना और दोनों हो सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद अब हम कल देखेंगे सेक्शन 354 स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। स्त्री की लज्जा, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विथ इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, उसकी मॉडेस्टी को भंग करने के लिए यदि उस पर आपराधिक बल या हमले का प्रयोग किया जाता है तो सेक्शन 354 है। इसके बाद सेक्शन 354 A, B, C, D भी जोड़े गए हैं, वो भी बताऊंगा मैं आपको, और थोड़ा सा पढ़ें और संबंधित विषय में नोट्स बनाना शुरू करें। गुड डे, टेक केयर।